झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। 2 दिन बाद 14 तारीख को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल की देखरेख में संपन्न होगी चुनाव प्रक्रिया। कल दोपहर लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। थाईलैंड से जल्द भारत लाए जाएंगे गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स। दिल्ली की अदालत से नहीं मिली अग्रिम जमानत। गोवा पुलिस की अजय गुप्ता से भी पूछताछ जारी। निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा, लेकिन बंगाल में विवाद की स्थिति। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 3 बार की मुख्यमंत्री, तो फॉर्म क्यों भरूं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में भीषण सड़क हादसा। बस फिसलकर पलटी, 9 की मौत। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश के आम चुनाव की घोषणा को पूरी तरह से किया खारिज। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली केयरटेकर सरकार में निष्पक्ष नहीं हो सकता चुनाव। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज अंतिम दिन है और आज दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा कामकाज को देखें तो राज्यसभा में निजी सदस्यों के कामकाज का संकल्प सूचीबद्ध है, जिसके अंतर्गत सांसद सुधा मूर्ति बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा विषय पर, सपा सांसद रामजी लाल सुमन का निजी क्षेत्र में SC/ST आरक्षण, तो वहीं केरल के सांसद जॉन ब्रिटास केरल में एम्स की मांग का प्रस्ताव रखेंगे। लोकसभा की बात करें तो विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 सदन में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगी। शुक्रवार होने के नाते निजी सदस्यों के कामकाज का दिन है और लोकसभा में भी कई सदस्य अलग अलग मुद्दों पर संकल्प ला सकते हैं, जिनमें देश में हवाई किराए को रेगुलेट करने, EWS के लिए एक नेशनल कमीशन बनाने, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के रिहैबिलिटेशन, देश के लोगों में पोषण सुधारने के उपाय से संबंधित संकल्प शामिल हैं। तो वहीं कई संसदीय स्थायी समितियों के विवरण और रिपोर्ट्स भी दोनों सदनों में रखी जाएंगी। SIR पर बंगाल में ममता बनर्जी के तेवर दिन ब दिन तल्ख होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपने राज्य की महिलाओं को भी SIR के खिलाफ लामबंद कर रही हैं। ममता ने अपने भड़काऊ भाषण में कृष्णानगर की रैली में क्या क्या कहा है। मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, मैं अपनी नागरिकता क्यों साबित करूं। महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। ये बिहार नहीं, बंगाल है। महिलाएं आगे लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे रहेंगे। अगर किसी का नाम कटा तो बर्दाश्त मत करना। क्या SIR के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे और किसी को जबरन निकाला तो वापस लाने का तरीका हम जानते हैं। इस तरह के बयान उन्होंने उस रैली में दिए। वहीं 12 राज्यों में जारी SIR की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और इसी के तहत 6 राज्यों में SIR की समय सीमा बढ़ा दी गई है। यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार में ये रियायतें दी गई हैं।
तमिलनाडु और गुजरात में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 19 दिसंबर कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 23 दिसंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर इम्यूनरेशन फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश को 2 दिन में यानी कि 14 तारीख को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और इसके लिए कल प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो नामांकन होने के 24 से 48 घंटे के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। कल दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद ताड़वे की उपस्थिति में नामांकन पत्र लिया जाएगा, जबकि केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल 14 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। और यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में कुछ नाम इस समय चल रहे हैं। ओबीसी वर्ग में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, बीएल वर्मा और यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद के नाम भी चर्चा में हैं, जबकि ब्राह्मण वर्ग में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के नाम पर अटकलें लगाई जा रही हैं। और आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में आज एक बस सड़क से फिसलकर नीचे गिर गई और पलट गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक चित्तूर से पड़ोसी राज्य तेलंगाना जा रही बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 37 लोग सवार थे और इनमें से 6 लोग सुरक्षित हैं। पुलिस अधीक्षक अमित बरदार ने बताया है कि दुर्घटना एक दुर्गा मंदिर के पास चिंतूर मारेदुमिल्ली घाट सड़क पर सुबह करीब 4:30 बजे हुई है। बस पलट गई और वहीं फंस गई। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस यात्री चित्तूर से तेलंगाना के भद्राचलम में श्रीराम मंदिर जा रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुर्घटना के पीड़ितों के लिए राहत राशि का ऐलान किया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर कहा है कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि से व्यतीत हूं और इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और यहां पर हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को जल्द भारत लाया जाएगा। ये दोनों ही हादसे के बाद थाईलैंड भाग गए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को कल थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लिया गया था। थाई सरकार ने भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी दी और अब उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं इन दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपियों ने याचिका में जान को खतरा होने और मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी, लेकिन समर्थन में सबूत न होने की वजह से याचिका को खारिज कर दिया गया। तो वहीं कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि बिजनेस के सिलसिले में वो 6 दिसंबर को देश छोड़ चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक 7 दिसंबर की रात 1:17 पर टिकट बुक हुआ और सुबह 5:20 की फ्लाइट से आरोपी थाईलैंड रवाना हुए थे। और इस बीच गोवा पुलिस अजय गुप्ता से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि गोवा अग्निकांड में 6 दिसंबर की रात में हुई, जिसमें 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध कफ सिरप मामले में छापेमारी की गई है और मुख्य आरोपी शुभमन जायसवाल के 25 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। शुभम जायसवाल के 25 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं और ये छापे आपको बता दें कि लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर में तलाशी अभियान के दौरान ये मारे गए हैं। सहारनपुर में भी तलाशी अभियान जारी है। रांची और अहमदाबाद में भी तलाशी जारी है। आपको बता दें कि ईडी की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है और अवैध कफ सिरप के मामले में ये छापेमारी की जा रही है और मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के 25 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची, अहमदाबाद इन तमाम जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। ईडी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल ये अवैध कफ सिरप को लेकर ये मामला है और आप देखें कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। अब ईडी ने भी अपनी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। जैसा कि सबको पता है कि शुभम जायसवाल इसका मुख्य एक तरीके से साजिश करता है, मुख्य आरोपी भी है और इस समय दुबई वो भाग गया है। अभी तक अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने 30 एफआईआर इस पूरे मामले में रजिस्टर्ड की है, जो अवैध कफ सिरप को लेकर है, कोडीन जिसमें मिलाया जाता है। और आप देखें कि जो एफआईआर अलग अलग इलाकों में दर्ज हुई उत्तर प्रदेश के, चाहे लखनऊ, बनारस, इनकी अगर हम सहारनपुर, गाजियाबाद की बात करें, एक तो इनलीगल स्टॉक रखने के लिए, इनलीगल ट्रांसपोर्ट करने के लिए और दूसरे देशों में भी भेजने के लिए जो बात है वो निकलकर सामने आई है। नेपाल और बांग्लादेश में भी इसकी जो खेप है वो भेजी जानी थी। पूरा अगर हम पैसे की ट्रेल देखें तो इसमें 10,000 करोड़ रुपए की जो पैसे की जो ट्रेल है वो निकलकर सामने आ रही है और अभी तक 32 लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस अरेस्ट भी कर चुकी है। तो ये छापेमारी की कार्रवाई अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ईडी अब 25 जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और उन तमाम आरोपियों को तलाश रही है जो एक एक करके इस चैन में शामिल थे, क्योंकि कई सारी कंपनियां भी निश्चित तौर पर इसमें शामिल रही होंगी। कई सारे सफेद पोस्ट चेहरे हैं वो भी इसमें सामने आएंगे। तो अब ये जो कार्रवाई है ईडी ने शुरू कर दी है। 25 जगह पर सुबह 7:30 बजे ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी, जो अभी भी चल रही है। जी नीरज, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये छापेमारी हुई है और कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई हैं जहाँ पर ये छापे मारे गए हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो छापेमारी हुई है उसमें वहां पर भी कुछ चीजें इस तरह की अवैध बरामद हुई हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अवैध तरीके से उसका जो स्टॉक है वो रखा जा रहा था, कई सारी फर्म ऐसी निकलकर सामने आई हैं जो एक तरीके से मेडिकल के कारोबार से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस पूरे खेल में शामिल है। तो यहाँ पर जो छापेमारी की कार्रवाई ईडी कर रही है, उसके पास स्पेशल एक तरीके से इनपुट था। उन्हें जानकारी थी कि यहाँ पर एक तो स्टॉक भी रखा जा रहा है और इसके अलावा ये तमाम आरोपियों की जो अकूत संपत्तियां हैं वो इन्होंने इकट्ठा कर रखी है। कई सारी बैंक डिटेल निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से पैसे का लेन देन किया जा रहा था।
कई सारे कागजात जो फर्जी मिले हैं कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह इस कोडिन युक्त कफ सिरप को भेजना था। तो ये तमाम जो सबूत है वो ईडी के हाथ लगे हैं और उसी के आधार पर ये जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। जी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज लातूर में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 6:30 बजे अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार शिवराज पाटिल का घर पर ही उपचार चल रहा था और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पाटिल लोकसभा स्पीकर भी रहे और कई केंद्रीय पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पीएम मोदी ने आज डीडी न्यूज के सुप्रभातम कार्यक्रम के सुभाषित की प्रस्तुति को साझा किया है। ये सुभाषित सीख दे रहा है कि क्रोध हमारा ही नुकसान करता है और अवनति का कारण बनता है। क्रोध प्राणहर शत्रु, क्रोधो मित्रमुखो रिपुः, क्रोधो ह्यसिर्महातीक्ष्ण, सर्वं क्रोधोपकर्षति। क्रोध प्राण घातक शत्रु है तथा मित्र के रूप में व्यवहार करने वाले शत्रु के समान है। तीक्ष्ण तलवार के समान यह क्रोध सब प्रकार से अवनति का कारण बनता है। Anger is like a deadly enemy. Anger is like a foe in the garb of a friend. Anger is like a sword which leads to the downfall of its bearer. और सर्दी में बढ़ोतरी के साथ ही घने कोहरे ने कई इलाकों को ढक लिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सुबह से ही कोहरे का असर देखा गया, तो वहीं ठंडी हवाओं के साथ शीतलहर भी महसूस की जा रही है। हरियाणा के करनाल में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज करनाल का न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत को 50 के दशक में ग्रीक कलाकार की नज़र से समझना है तो दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में शुरू हुई गीगा अ जर्नी टू इंडिया प्रदर्शनी को जरूर देखिए। और इस प्रदर्शनी का संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने उद्घाटन किया। क्या खास है इस प्रदर्शनी में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा एनजीएमए के जयपुर हाउस में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी गीगा अ जर्नी टू इंडिया प्रदर्शनी का सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने गुरुवार को उद्घाटन किया। एथेंस स्थित बेनाकी म्यूजियम और नई दिल्ली में ग्रीस के दूतावास के सहयोग से क्यूरेट की गई प्रदर्शनी ग्रीक के प्रसिद्ध कलाकार निकोस हेजिकिरियाकोस गीगा के महत्वपूर्ण कार्यों को भारत में प्रस्तुत करती है। well-known artist, and he spent 30 days in India as part of the world tour and worked with our own national treasure, Nandlal Bose. So it will be, I am hoping to have a great experience going through this exposition, and likewise I hope you also enjoy this exposition. इस मौके पर मौजूद भारत में ग्रीस की राजदूत अलीकी कौतसोमितोपुलू ने कहा कि गीगा एक महत्वपूर्ण ग्रीक कलाकार थे जिन्होंने भारत पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा। The works of this very famous modernist artist, Nikos Hadjikyriakos Gikas, that has visited India in the 1950s. So it was very important. I think it's very interesting to see India at this time through the eyes of this artist. So I would like to invite everyone to come and visit the exhibition. नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक डॉक्टर संजीव किशोर गौतम ने कहा कि हमारी ये प्राथमिकता रही है कि भारत और विभिन्न देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध स्थापित हों और ये प्रदर्शनी उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमेशा से हमारा इच्छा भी रहा है, जब मैंने ज्वाइन किया तो, कि डायरेक्टर जनरल होने के नाते हमारा एक इम्पोर्टेंट एक वर्क भी है और कर्तव्य भी है कि अलग अलग देश से हमारे जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो लेगेसी है उसका एक्सचेंज किया जाए। बहुत इम्पोर्टेंट म्यूजियम है ग्रीस का और आर्टिस्ट इट सेल्फ वेरी इम्पोर्टेंट। तो उनका एक काम यहाँ पे हमने करीब 39 वर्क
जो इंडिया को डेडिकेटेड है, इंडिया को पेंट किया है, इंडिया के अलग अलग जगह को उन्होंने भ्रमण किया है, स्पेशली शांति निकेतन और ऐसी जगह पे उन्होंने एक्सप्लोर किया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट जैसे नंदलाल बोस है, यामिनी राय है, उनके कामों को देखा है, उनसे बात किया, उनसे मिले हैं और उस हमारे जो इंडियन लेगेसी है, जो हमारे इंडिया आर्ट एंड कल्चर का जो पावर है, उस चीज़ को उन्होंने अपने काम में दिखाया है। घी का ए जर्नी टू इंडिया में भारत के बारे में किए गए अवलोकनों और अनुभवों को दर्शाने वाले कार्य प्रदर्शित किए गए हैं, जो ग्रीक आधुनिकतावादी शैली को भारतीय दृश्य परंपराओं के साथ जोड़ते हैं। ये प्रदर्शनी अगले 2 महीने यानी 12 फरवरी तक चलेगी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि श्री शिवराज पाटिल जी के निधन से दुख हुआ। वे एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में एमएलए, एमपी, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और लोकसभा स्पीकर के तौर पर भी काम किया। वे समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पिछले कुछ सालों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई और सबसे हाल की मुलाकात तब हुई कि जब वह कुछ महीने पहले मेरे घर आए थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ओम शांति। और बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख तय होते ही राजनीति गर्मा गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन ने कल मतदान की तारीख का ऐलान किया। 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद शेख हसीना के सत्ता से हटाने के बाद यहां पहली बार चुनाव होगा। 17 करोड़ से अधिक आबादी वाला ये मुस्लिम बहुल राष्ट्र अब पूरी तरह से बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में अपने अगले नेतृत्व का चयन करेगा। चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की तारीख 29 दिसंबर है, जबकि जांच 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक की जाएगी और नाम वापसी 20 जनवरी तक तय होगी। बांग्लादेश में होने वाला 12 फरवरी का चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य और सामाजिक स्थिरता की दिशा को निर्धारित करेगा। और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लीडरशिप वाली अवामी लीग ने बांग्लादेश के 12 फरवरी के आम चुनाव शेड्यूल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी ने चुनाव आयोग और अंतरिम सरकार की चुनावी तैयारियों को गैर कानूनी और पारदर्शी नहीं बताया। बयान में कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली केयरटेकर अथॉरिटी पूरी तरह से एक तरफा है और इसके नियंत्रण में कोई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। अवामी लीग ने यूनुस के इस्तीफे की मांग की है और चेतावनी दी है कि पार्टी के बिना चुनाव कराना देश को गहरे संकट में धकेलने जैसा होगा। पार्टी ने भविष्य में चुनाव में भाग लेने के लिए शर्तें रखी हैं, जिनमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई, सभी प्रतिबंध हटाना और एक न्यूट्रल केयरटेकर सरकार की स्थापना शामिल है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद ये पहला राष्ट्रीय चुनाव होना जा रहा है और जिसमें लगभग 128 मिलियन वोटर भाग लेने वाले हैं। और अब देश में राजनीतिक अनिश्चितता और चुनाव की वैधता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा यह बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।